अस्सलाम वालेकुम। आइंदा साल का बजट करीब आ चुका है और इकॉनमी की हालत बहुत ही पतली है। इन्फ्लेशन 38% पे है इस वक्त और फूड इन्फ्लेशन 50% के करीब है। ऐसी सूरत हाल में ये तवक्को रखना कि बहुत को मुनासिब या अच्छा बजट आएगा बहुत ही मुश्किल है। पूरी इंपोर्ट्स के ऊपर हमने अच्छे से पाबंदी लगा के रखी हुई है क्योंकि हमारे पास डॉलर्स है नहीं। 4 अरब डॉलर हैं स्टेट बैंक के जो अपने रिजर्व्स हैं, बाकी प्राइवेट बैंक्स के पास प्राइवेट लोगों का पैसा है जो फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स की शक्ल में उनके पास मौजूद है। IMF के प्रोग्राम की रिवाइवल अवलीन तरजीह होनी चाहिए थी। IMF कोई बहुत पसंदीदा चीज़ नहीं है, लेकिन जब आपके पास डॉलर्स ना हो तो फिर आपके पास बेचारगी होती है और बेचारगी है कि IMF आएगा तो वर्ल्ड बैंक, ADB और दूसरे जो मल्टीलैटरल और बाईलैटरल एजेंसीज़ हैं वो आपको कर्जा देते हैं, नहीं तो वो भी अपने पैसे रोक लेते हैं। अभी हम उसी फेज़ से गुजर रहे हैं कि जितने पैसे बाहर से आने चाहिए, फ्लड्स की 10 अरब डॉलर से ज़्यादा कमिटमेंट्स थी, तकरीबन सारा पैसा रुका हुआ है इसलिए कि IMF ऑन बोर्ड नहीं है। तो इसमें बहुत कोताही भी है और नालायकी भी है। जितनी कमिटमेंट्स हमने IMF के साथ की थी उसको निभाना चाहिए था। 70-80%, 90% हमने कमिटमेंट्स पूरी कर ली, लेकिन एक्सटर्नल सेक्टर से जो लोन रेज़ करने थे वो पूरे हम कर नहीं सके। उसकी वजह से मामला ताख़ीर का शिकार हो रहा है। आज नेशनल इकनॉमिक कौंसिल का इजलास था तो जो आइंदा माली साल के लिए डेवलपमेंट बजट में 1150 अरब रुपए रखे गए हैं। इसमें से 200 अरब रुपया तो पब्लिक प्राइवेट का है, लेकिन जो PSDP फेडरल PSDP होता है वो 950 अरब रखा गया। आज से 10 साल पहले हम 1000 अरब का फेडरल PSDP बनाते थे और उस वक्त 100 रुपये के करीब डॉलर का रेट था। तो आप ये समझिए कि 10 अरब डॉलर का हम सालाना तरक्याती प्रोग्राम देते थे। आज वो 950 अरब का है, जो मौजूदा शरह से अगर लगाएं तो इट्स अबाउट $3 बिलियन, जिसको हमने पूरा सर्फ नहीं करना। मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ वो कागज़ पे आपको दिखाने के लिए एक नंबर है जिसको हमने पैसा खर्च नहीं करना, क्योंकि जैसे जैसे डेफिसिट बढ़ता है तो वैसे वैसे तलवार हमारी तरक्याती प्रोग्राम पे चलनी शुरू हो जाती है। तो इतनी मुश्किल सूरत हाल है। हमारी जो अवलीन तरजीह है वो इंतखाबात होनी चाहिए और एक स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। जो आउटगोइंग फिस्कल ईयर है जो 30 जून को ख़त्म हो रहा है, इसमें 0.29% हमने ग्रोथ दिखाई है और बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि ये एक्चुअल नंबर जब रिवाइज़ होगा तो ये नेगेटिव ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर के ऊपर सारी ग्रोथ दिखाई है। हो सकता है कि वीट का अगर 0.5 मिलियन टन इधर से उधर हो गया या किसी और मेजर क्रॉप में से ज़रा सी शॉर्टेजेस आ गई तो ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर पहले ही नेगेटिव में। अगले साल हमारी ग्रोथ का हदफ है 3.5%। 3% से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, 3.5% से हम ग्रोथ दिखा रहे हैं। मालूम नहीं है कि लोगों को कैसे जॉब्स देंगे और कैसे ज़िंदा रखेंगे। 21% अगले साल भी महंगाई की शरह का हमने हदफ रखा हुआ है। और अगर जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है अभी फूड प्राइसेस की और बाकी अशिया की और रुपए की बेकदरी की, अगर ऐसे ही और कुछ अर्सा चली तो फिर बेहतरी की उम्मीद भी बहुत कम है। तो ये सूरत हाल है इकॉनमी की और इसमें पाकिस्तान पूरा अबतरी का शिकार है। सियासी अफरा तफरी इतनी है, यही मालूम नहीं है कि कल को कौन सी सियासी जमात कहाँ खड़ी होगी, कोई नई सियासी जमात बनेगी तो उसका हिस्सा कौन होंगे। जो मौजूदा सियासी जमातें हैं उनके कदम भी जमे नहीं हुए। PTI तो इस वक्त वो है टूट फूट का शिकार है। 3-4 तहरीक इंसाफ की नए ग्रुप्स या जमातें सामने आएंगी, लेकिन PMLN और पीपल्स पार्टी की भी पोजीशन हम ये नहीं कह सकते कि बड़े जम के खड़े हैं, मैदान सजा हुआ है और वो जीत जाएंगे, ऐसी पोजीशन उनकी भी नहीं है। प्रोग्राम के आगाज़ में हम 2 पंजाब असम्बली के जो पंजाब से 2 नामवर सियासी शख्सियात हैं, मामून तारड़ साहब और राय असलम खरर, करेंगे और इनसे जानते हैं कि इन लोगों की सियासी सोच क्या है। मामून तारड़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम साहब। मामून साहब, आज आपकी जहांगीर तरीन से बात हुई है। जहांगीर तरीन के मतलब ख्याल यह है कि वो एक अपनी नई सियासी जमात अनकरीब लॉन्च करने वाले हैं और बहुत से जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो उसका हिस्सा बनेंगे, या दूसरी जमातों से भी जिनके ख्यालात उनसे मिलते हैं उसका हिस्सा बनेंगे। आपका भी इरादा ऐसा ही है, जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हो रहे हैं? जी थैंक यू मलिक साहब। बिल्कुल, अभी मुलाकात भी हुई, इससे पहले भी होती रहती थी। ऑब्वियसली वो हमारी पार्टी के हिस्सा थे और मेरे ख्याल से मेन जितनी मेहनत की थी तरीन साहब ने PTI के लिए सारी दुनिया को पता है। तो मैंने भी अपना एक फैसला किया और लाइक माइंडेड और भी दोस्त हैं काफी जो तरीन साहब के साथ शामिल हो रहे हैं और अनकरीब मेरे ख्याल से एक नई जमात ऐलान भी किया जाएगा उनकी तरफ से। मेरे ख्याल पोस्ट बजट के फौरन बाद शायद वो इसका ऐलान करेंगे। आजकल वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कौन कौन उनके साथ वही बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल जल्दी होगा। जो हाशिम डोगर हैं वो भी एक अपना ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या अलहदा से एक जमात? नहीं, डोगर साहब मेरे भाई हैं और हम लोग इकट्ठे ही होते हैं। फिर बात यह है कि वो कोई ग्रुप नहीं बना रहे थे, तब भी जो हम लोग इकट्ठे हो रहे थे बेसिकली दोस्त है आपस में। एक ऑब्वियसली पार्टी में जो हालात बने उसके बाद आपस में बैठे सबने मशवरा किया कि आगे किस तरह अपनी पॉलिटिक्स को लेके चलना है। हम सब लोगों ने यही डिसाइड किया, काफी लोगों ने, कि जी अभी हम लोग अनाउंस कर देते हैं। मे भी हो सकता है कुछ अर्से बाद हाशिम डोगर साहब भी तरीन साहब के साथ ही आके बैठ रहे हैं।
उनका ग्रुप नहीं है, उन्होंने ग्रुप बनाया, मैं वाज़ेह बता दूंगा। ठीक है, जो तहरीक इंसाफ की अभी हमारे पास शक्ल सामने नज़र आती है, एक बहुत बड़ा हिस्सा, काफ़ी बड़ा हिस्सा वो जहांगीर तरीन के साथ चला जाएगा, नई सियासी जमात बन जाएगी। काफ़ी लोग आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और एक मौजूदा तहरीक इंसाफ वो रह जाएगी। अगर इमरान खान के ऊपर कोई नाहली की तलवार लटकती है तो शाह महमूद कुरैशी की शक्ल में एक PTI मौजूद होगी। तो ये 3 ग्रुप्स, बड़े ग्रुप्स तहरीक इंसाफ के बन जाएंगे। कुछ ऐसी सूरत हाल आपको भी नज़र आती है? मेरे ख्याल से तो जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो अब किस शेप पे रहेगी। ये तरीन साहब की तो एक मेरे ख्याल से नई पार्टी लॉन्च होगी, उसका कोई तहरीक इंसाफ से स्पेशली ताल्लुक नहीं होगा, उसमें हो सकता है पीपल्स पार्टी नून लीग के लोग भी शामिल हो रहे हो। तो ये तो एक टोटल डिफरेंट एक जमात नहीं बनने जा रही है और इसका मैनिफेस्टो अपना होगा, इसका मंशूर अपना होगा। तो मेरे ख्याल से उससे लिंक अप नहीं करना चाहिए। और जो भी लोग समझते हैं कि अब हमें पॉलिटिक्स जेन्युइन तरीके से डिफरेंट करनी चाहिए, तो वो मेरे ख्याल सारे शामिल होंगे इसमें। जो पीपल्स पार्टी नून लीग में भी नहीं जाना चाहते और जो PTI की रिसेंट दिनों में जो रही है उनकी पॉलिसी उससे इख्तलाफ करते हैं। जब राय असलम खरल साहब भी साथ हैं तो उनसे भी पूछ लें। खरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ब्रदर। खरल साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खरल साहब, आप भी तरीन ग्रुप का हिस्सा बन रहे हैं? जी, आज मुलाकात हुई है तरीन साहब से। मैं चूंकि समझता हूँ कि पाकिस्तान आजकल जिन मसाइल से दो चार है, तो मईशत के एतबार से समझ लें, रोजगार के एतबार से समझ लें, महंगाई के एतबार से समझ लें, तो अब जरूरत है नई पार्टी की और उसके लिए फोकस होना चाहिए काश्तकार, किसान, जिम्मेदार और लेबर मजदूर तबका। और मैं समझता हूँ कि इस सिलसिला में जहांगीर खान तरीन का खासा तजर्बा भी है और वो इन दोनों फील्ड से मुंसलिक रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह वो इस सिलसिला में बेहतर साबित हो सकेंगे। और हम सब दोस्तों की कोशिश है कि मुल्क को इस बुरान से निकालने के लिए इकट्ठे होकर ऐसा कोई ऐसे मैन्युफैक्चर पर इकट्ठे हों ताकि मुल्क के लिए की बेहतरी हो सके। लेकिन खरल साहब, ये पंजाब बेस्ड पार्टी होगी या परवेज खटक वगैरह और ऐसे कुछ लोग आपके साथ शामिल हो सकते हैं? इंशाअल्लाह ये ना सिर्फ पंजाब बल्कि ये नेशनल लेवल पर होगी, पाकिस्तान लेवल पर होगी और इससे उम्मीद कर रहे हैं और काफी लोगों के राब्ते हैं, काफी लोग इसमें आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी बने। क्या परवेज खटक आपकी तरफ आ सकते हैं? सर आगे आगे देखिए होता है क्या, बहुत से चेहरे आएंगे इंशाअल्लाह और बहुत से नाम वाले चेहरे आएंगे। मैं आपको एक फ़याज़ुल हसन चौहान का बयान सुनाना चाहता हूँ क्योंकि बाज़ चीज़ें आपको हैरान कर देती हैं। तो मुझे फ़याज़ुल हसन चौहान के बयान से ऐसी हैरानगी हुई जैसे वो MQM कराची में हिस्से तकसीम हुए थे तो एक MQM लंदन बन गई थी, तो जितनी थे वो MQM लंदन के खाते में जाते थे। लोकल वालों ने सब ने तौबा कर ली। तो फ़याज़ुल हसन चौहान ने भी कुछ ऐसी चीज़ों की निशानदेही की है जो 9 मई तक आप सब लोग उसका हिस्सा थे, तो आप सबको पता भी होनी चाहिए थी। मैं सुनवाना चाहता हूँ आपको, सुनिएगा। 9 मई के वाक़े के 2 घंटे के अंदर अंदर तमाम PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स के अंदर और तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर चलना शुरू हो जाती है, फलां कोर कमांडर जनाब उसने आर्मी चीफ की बात सुनने से इनकार कर दिया। ये प्रोपेगेंडा था मुसलसल कि जैसे फौज के अंदर बगावत हो गई। अमेरिका, UAE और यूरोप, इन मुमालिक से जनाब पोस्टें बन के आती थी ग्रुपों के अंदर। पॉजिटिव चीज अगर आर्मी चीफ की थी उसको नेगेटिव बना के, हर नेगेटिव चीज जो पार्टी लीडर की थी उसको पॉजिटिव बना के, अरशद शरीफ का मर्डर और पार्टी लीडर के ऊपर हमला, ये 2 चीजें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी तो बहुत कुछ सामने आएगा और जो कुछ सामने आएगा यकीन जाने दुनिया हैरान रह जाएगी कि हकायक क्या है। तारड़ साहब, क्या PTI के ग्रुप्स के अंदर कुछ ऐसी बातें होती थी कि ये कुछ कोर कमांडर्स हैं वो तो 9 मई के बाद साथ ही नहीं रहेंगे, कुछ इस्तीफा आ जाएगा, पता नहीं गड़बड़ हो जाएगी, कुछ ऐसी बातें डिस्कस होती थी? टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे ख्याल से अपनी थिंकिंग है, अपनी सोच है। अब जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं, हमारा तो 1 पॉइंट एजेंडा है कि मुल्क को इस कैफियत से, इस पुरानी कैफियत से निकाला जाए। अच्छा, मैं तारड़ साहब से भी इसका जवाब ले लूं। तारड़ साहब। जी, मैं उसमें टू बी वेरी फ्रैंक, देखें मेरा ख्याल होता है कि जिस जमात में आप रहे हो उसके अंदर रह के अगर आप उसकी पॉलिसी के खिलाफ करें तो ज्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि बाद में जब कोई ऐसा इवेंट हो जाए। जो भी होता रहा नहीं होता रहा, हर बंदे की डिफरेंट पॉलिसी होती है, डिफरेंट सोचने का तरीका होता है। मैं आपको अपने बारे में सिर्फ इतना बता दूं कि मैं एक वाहिद MPA था जिसको खान साहब ने टिकट ऑफर की थी और मैंने उनको रिफ्यूज कर दिया था, इंटरव्यू पे नहीं गया। और ये इसका मतलब सारी PTI के दोस्तों को पता है इस चीज का।
लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि आज मैं खड़ा होकर कहने लग पड़ूं कि जी सब कुछ बुरा था, बहुत कुछ अच्छा भी था, लेकिन हाँ नो डाउट जब कभी आप एक ऐसे मोड़ पे आते हो, ओवर कॉन्फिडेंट होकर कुछ चीजें गलत कर देते हैं, तो वो इतनी बड़ी गलती है कि शायद ये एक बदनुमा दाग हमारी जमात साबका पर भी रहेगा। और इसको मेरे ख्याल से विद द टाइम हर किसी को सोचने की जरूरत है कि अपनी पार्टी में पॉलिसीज को चेंज करे, और ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट का एक जो नारा लगा के नून लीग समेत सारे समझते हैं कि शायद हमने कोई फतह कर ली है जंग, इसको खत्म करने की जरूरत है। लेकिन अगर किसी को नहीं चाहिए अपने अदारे, तो फिर वंस फॉर ऑल बैठ के डिसाइड कर लें कि इस मुल्क के जो बॉर्डर्स की अगर रखवाली वो चंद लौंडे लपाड़ों ने करनी है खड़े होकर, तो ठीक है, फिर उनको देते हैं, वो करते हैं, छोड़ देते हैं बाकी सारा काम। मामून तारड़ साहब, राय असलम खलील साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में देख मलिक साहब और शोएब शाहीन साहब हमारे साथ हैं, दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। लाहौर में डॉक्टर अनूश रहमान SSP इन्वेस्टिगेशन, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी, सबको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, जितनी सियासी जमातों में तोड़ फोड़ है, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने एक दफ़ा इसका मज़ा 90 में चख लिया हुआ है। एक दफ़ा आपकी जमात के 18 या 19 अरकान रह गए थे कौमी असम्बली में, एक दफ़ा पीपल्स पार्टी के इतने रह गए थे। अभी PTI के साथ जो कुछ हो रहा है, ये शायद बहुत से लोगों के लिए नई खबर होगी, आप लोगों ने एक दफ़ा भुगती हुई है। ये क्या सबब बनता है कि जमातों के ऊपर ये दिन आ जाता है? लेकिन पूरी काफ लीग नून लीग के अंदर से निकली थी, मतलब अभी मोस्ट रिसेंट एग्जांपल उसकी दे सकते हैं हम। मेरे ख्याल में आप अगर मोर रिसेंटली देख लें, इसके बावजूद के हेरोइन डाल के राना सनाउल्लाह को जिसकी सज़ा मौत है, पता नहीं 15-20 किलो हेरोइन डाल के उनको मौत की काल कोठरी में रखा और साल से ऊपर रखा। और आप ख्वाजा साद रफ़ीक को देख लें, ख्वाजा सलमान को देख लें, एहसन इकबाल साहब को देख लें, ख्वाजा आसिफ को देख लें, मरियम साहिबा को देख लें, नवाज शरीफ साहब को देख लें, शहबाज शरीफ साहब को देख लें, हमजा साहब का, तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन। सवाल ये है कि कोई टूटा? तो बात यह है, मेरे ख्याल में पार्टी अपने इर्तिका के साथ साथ चलती है। एक वक्त था जब टूट गई, आपकी बिल्कुल एनालिसिस ठीक है, और एक वो वक्त आया कि इन तमाम सख्तियों के बावजूद कैद के बावजूद, वो टेलीविज़न पे रोज़ नए कागज़ आहिस्ता आहिस्ता चलाने के बावजूद कोई नहीं तोड़ सके, एक शख्स भी नहीं तोड़ सके। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये PTI जो है ये अपने बोझ तले दबी है, क्योंकि इनकी जो इम्प्लोजन शुरू हुई है वो तो ये हमला आवरी या दहशत गर्दी या जो भी आप इसको कहना चाहते हैं कि फ़ौजी तनसीबात पे हमला करो, या वुल्फ विस्लिंग करो कि कोर कमांडर के घर चलो, या जलसे में आवाज़ें दोगे आ जाओ कोर कमांडर के घर चलते हैं, या वो शोहदा जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जान दी उनके मुजस्मे उठा के, वो कोई तस्वीरें देखने वाली, या वो जो वर्दियाँ कोर कमांडर, फजूल चीज़ें की हैं। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब, मेरा हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि उनमें एक ह्यूब्रिस है, एक अना है, गरूर है उनको, जिसकी वजह से होता है कि आपकी आंखों पे पर्दा पड़ जाता है और आप सही तरह से असेस नहीं कर पाते कि हाउ फार डू यू नीड टू गो। और मुझे लगता है कि ही ओवर प्लेड हिज हैंड और ख़ुद ही अपने बोझ तले जो है वो अब मदफून हो रहे हैं। और ये जो पार्टी टूट रही है उसकी वजह ये है कि उनकी जो अना है, उनकी जो एरोगेंस है, उनके जो फ़ैसले हैं, उन तमाम फ़ैसलों का बोझ पार्टी नहीं उठाना चाहती, पार्टी के इलेक्टेबल्स नहीं उठाना चाहते। शोएब साहब, आप भी इस पर रोशनी डालिएगा। एक तो बात 9 मई का शायद उसको दिफा करने पे कोई तैयार नहीं है। फैज़ुल हसन चौहान का मैंने बयान इसलिए सुनाया कि ये मुझे टू मच लगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये 9 वाले दिन भी जब गिरफ्तारी हो रही थी तो उस वक्त भी इमरान खान जिंदाबाद करके तो जा रहे थे, लेकिन अब वो ऐसे बदले हैं कि अब वो कह रहे हैं कि ग्रुपों के अंदर कह रहे थे कि वो फलाना कोर कमांडर भी छोड़ देगा और फौज के अंदर बगावत होने वाली है। ये बातें अगर हो रही थी तो फिर इन लोगों को पहले बोलना चाहिए था कि कौन कर रहा है ये बातें, ये तो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ बातें हैं। आप वाली बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो जब गिरफ्तारी हो रही थी उस वक्त उनका कॉन्शियस ज़मीर जिंदा था ना, उस वक्त सब कुछ उनको पता था, उनके बकौल पार्टी में लीडर भी थे, सब कुछ था, उनके साथ राब्ते में थे। उस वक्त तो वो नारे लगा रहे थे इमरान खान जिंदाबाद, वो आपके सामने ही सारा कुछ। बात ये है कि देखें इस वक्त 2 किस्म की कैटेगरीज़ हैं। एक वो कैटेगरी है जिनको ट्रू सेंस में प्रेशराइज करके, जिनके बच्चों का ऐसा मामला था, जैसे शीरी मज़ारी की मिसाल है, मलिका बहारी की मिसाल है, वो अंडर प्रेशर आकर उन्हें पार्टी छोड़ी। दूसरी कैटेगरी वो है कि जिनको प्रेशर भी था और वो वैसे ही माइग्रेटेड बर्ड्स थे जो इधर उधर से होकर चले गए थे और वो छोड़ के चले गए। और ये तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है इमरान खान के ऊपर, उसकी पार्टी पे, कि वो लोग जिनकी क्लींजिंग बहुत सारे कारकुन चाहते थे कि इन लोगों को अलग हो जाना चाहिए, उनको अल्लाह वास्ते हो गई। पार्टी ट्रू सेंस में बनती है इन हालात में जब उसके ऊपर इम्तिहान आया करता है। अब इम्तिहान आया है, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, इस वक्त आप अगर PTI का वोटर जो है वो कम नहीं हुआ,
ये अलग बात है। इलेक्टेबल्स इधर से उधर चले गए, कुछ लीडर हो गए, कुछ हो गया। आज जो इम्तिहान शुरू होगा, जो इम्तिहान पीटीआई ने देखना था वो देख लिया, इससे ज़्यादा नहीं है। अब इम्तिहान शुरू होना है पीडीएम की जमातों का, जिन्होंने पंजाब में इलेक्शंस में जाना है। अब पीडीएम की जमातों ने इलेक्शंस में जब जाना है, एक तो होगी ना पीटीआई की पार्टी, हुसएवर इट्स नेम में भी, खान के नाम से है, शाह कुरैशी आता है, जो भी उधर रहेगा, लेकिन पीटीआई जो ओरिजिनल फॉर्म में है। इमरान ने एक इंटरव्यू दिया है आई थिंक रॉयटर्स में, जिसमें वो कह रहे हैं कि फौजी अदालतें में मेरे खिलाफ मुकदमा चलाएंगे, तो अगर वो चला तो फिर तो नाइली की तरफ चले जाएंगे, फिर शाह साहब जो है वो पार्टी चलाएंगे। देखिए कुछ भी हो सकता है। हम तो अभी इस स्टेज पे यकीन करें, पिछले जो 2-4-6 महीने में जो कुछ हुआ है ना, हम ये कुछ भी तसव्वुर नहीं कर सकते कि कल क्या होगा। हम इसलिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को प्री डिटरमिन करना मुझे लगता है मुमकिन ही नहीं रहा। लेकिन हम अगर आगे जाएं तो ये इनके लिए इम्तिहान होगा पंजाब में, ये इलेक्शन में जब उतरते हैं। PMLN, पीपल्स पार्टी, PMLQ और जहांगीर तरीन पार्टी, या जो अभी डेमोक्रेट्स के नाम से हाशिम डोगर साहब कह रहे हैं हम बना रहे हैं, पता नहीं बनती है नहीं बनती। ये जो 4 हैं मेनली पार्टियाँ, PMLN, पीपल्स पार्टी, PMLQ, जहांगीर तरीन, ये क्या इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे? इनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। आपको याद होगा कि पिछले इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में, क्यों वो कहते थे हम हारे हैं बकौल PMLN के, वो कहते थे हमने लोटों को टिकटें दे दी। आज जो लोटे इधर से होकर गए हैं, जो जहांगीर तरीन के छतरी तले इकट्ठे हो रहे हैं, ये सारे लोग वो थे जो पहले ही खान साहब को छोड़ के चले गए थे। तो इनका आज इनकी छतरी तले जमा भी हो जाएंगे। तो इनका जो सियासी गलतियां थी ना, उसमें से शायद वो लोगों को जो उनके करीब तरीन थे, जिन्होंने 2018 में उनकी हुकूमत बनाने में मदद की थी, उनको एल्बो करना, जो भी एक वाक़या हुआ। मैं बहुत से लोगों के नाम नहीं लेता, लेकिन बुज़दार की खातिर जिन लोगों को उन्होंने जेलों में डाला, आज बुज़दार साहब छोड़ के चले गए, जिस तरीके से उन्हें छोड़ के गए, इमरान के लिए सबक है। अगर सीखने के लिए सबक है या नहीं है, लेकिन ये बुज़दार की बहुत बड़ी एक लिहाज से बेवफाई है, जिसकी खातिर उसने एस्टेब्लिशमेंट को नाराज किया। नहीं सर, बेवकूफी की सजा मिलती है इमरान को, ये बेवकूफी की सजा जो भी है उसने ट्रस्ट किया। बुज़दार बस नोबडी सर, लेकिन अपने दोस्तों को नाराज किया। 60% पाकिस्तान की आबादी के ऊपर इमरान ने कैसे शख्स को लगाया, हुआ ए नॉन एंटिटी, और 1 सेकंड में छोड़ के चला गया उसको, अभी कुछ हुआ भी नहीं। लेकिन मैं जो आपको कहना चाह रहा था, ये इन लोगों के लिए इम्तिहान होगा। जब PMLN ने इलेक्शन लड़ा, बाई इलेक्शन में, उन्होंने कहा हम इसलिए वजह से आ रहे हैं। अब ये किसको टिकटें देंगे, क्या इकट्ठे लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे, इस वक्त इम्तिहान इनका शुरू हो गया है। अच्छा, डॉक्टर खान का इम्तिहान अब गुजर गया। डॉक्टर अनूश, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रही हैं। ये ख़वातीन के हवाले से ख़ास तशवीश है और किसी हद तक आपने उन इशूज़ को एड्रेस किया। लेकिन एक आलिया हमज़ा का मैंने वो क्लिप देखा छोटा सा, वो उनके की ख़वातीन को मैं पहचानता नहीं, पीटीआई की जो एक्टिविस्ट आपने पकड़ी हुई हैं, एक उन्होंने चार्ज ये था कि आप उनकी गिरफ्तारी के बाद तलाशी लेती हैं, ये मुझे समझ नहीं आया कि क्यों। और एक यास्मीन राशिद की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी, जबकि अदालत का हुक्म है। इन 2 चीज़ों को आप कैसे वजाहत करती हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो नदीम। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि तलाशी ली जाती है। देखिए, आप किसी भी जब एक्यूज़ को जेल में लेके जाते हैं तो उसकी तलाशी लेना एक प्रोसीजर है। वो भी फ़ीमेल्स लेती हैं तलाशी, और फीमेल्स का एक पूरा प्रोसीजर है तलाशी लेने का, बिकॉज उसके लिए एक वजह है, दे शुड नॉट कैरी एनीथिंग कंसील्ड विद देम। सो वी हैव टू, हमने उसको पूरा देखना होता है कि इनके पास कोई चीज़ मौजूद नहीं होनी चाहिए। ये एक प्रोसीजर है एंड आई थिंक इट्स टोटली फ़ाइन। इसमें ऐसी कोई बात नहीं, ख़वातीन होती हैं सारी वहाँ पे। और जहाँ तक आपने ये बात की है दूसरी वाली जो आप कह रहे हैं, यास्मीन राशिद जो हैं वो 96 मुकदमा जो है जिना हाउस वाला, उसके अंदर उनको डिस्चार्ज किया गया है। वो रिहाई, दैट इज़ नॉट एक्विटल। आपको मेरे ख्याल से इस बारे में थोड़ा सा पता होगा कि डिस्चार्ज डजंट अमाउंट टू एक्विटल। और उसके अलावा दोबारा गिरफ्तारी उनकी नहीं की गई है। वो 97 नंबर मुकदमे में, जो कि सर्वर रोड का है, उसके अंदर ऑलरेडी अरेस्टेड है एंड शी इज़ इन जुडिशियल कस्टडी। सो शी, और एक और शादमान वाले थाने का जो एक केस है, उसमें भी शी इज़ ऑलरेडी इन जुडिशियल कस्टडी। सो उनको कोई ऐसा नहीं कि उनको रिहा कर दिया है अदालत ने, और उनकी अदालत की जो हुक्म है उसकी वो करते हुए, हुक्म अदूली करते हुए उसको दोबारा किसी ने गिरफ़्तार कर लिया, ऐसा नहीं है। सो दिस इज़ द एक्चुअल फैक्ट अबाउट दिस केस। सो डॉक्टर अनुज, जो डॉक्टर यास्मीन की डिस्चार्ज ऑर्डर है, डिस्चार्ज ऑर्डर की थोड़ी सी वजाहत कर दें। डिस्चार्ज ऑर्डर, शायद शोएब साहब हैं, वो इसके ऊपर टेक्निकल तो ज़्यादा वो पूछ सकते हैं चीज़ों के ऊपर, लेकिन जब डिस्चार्ज ऑर्डर हो गया है तो फिर जज के ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि उसने सही से केस नहीं देखा,
डिस्चार्ज ऑर्डर इज डिस्चार्ज ऑर्डर, आपको उसके ऊपर अमल करना चाहिए। आप शाह साहब की आज रिहाई हुई है, मुझे डर था कि आज फिर ना वो पकड़े जाएं, लेकिन शाह महमूद की रिहाई हो गई है। तो इसी तरीके से यास्मीन राशिद को भी आप रिहा करें, केस चलाएं, कुछ सबूत हैं तो वो सजा हो जाएगी। नहीं, यू डिडंट फॉलो माय आंसर एक्चुअली। ये इस केस में उनको अरेस्ट किया ही नहीं है। Judge's order is honorable judge has given some order and we have to follow that order. Nobody has disobeyed that order at all. She was already in judicial custody. This is the point. वो already एक मुकदमे में judicial custody में हैं, उनको दोबारा अदालत के ऑर्डर के बाद अरेस्ट नहीं किया गया है। सो अगर ये कोई कन्फ्यूजन है इसके अंदर कि अदालत ने एक ऑर्डर दिया है और उसकी कोई उन पे कोई इल्ज़ाम, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे आपको क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है हम सबको कि वो एक मुकदमे में जो कि 97 नंबर है उसमें ऑलरेडी अरेस्टेड हैं। सो इस केस में जो उनको डिस्चार्ज मिली है उसके बाद उनको इस केस में किसी ने अरेस्ट नहीं किया है। और 97 मुकदमे के अंदर जब उनका फोटोग्रामेट्री टेस्ट कराया गया तो उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है और उस फोरेंसिक रिपोर्ट की बेसिस पे चूँकि उस दिन ये मौजूद नहीं थी फोरेंसिक रिपोर्ट, तो मकसद ये है कि उसको इसलिए उसकी रिट पिटीशन दायर की गई है हाई कोर्ट में, क्योंकि अब ये फोरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है और इसकी बेसिस पे हम लोग या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन या जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसके पास ये राइट होता है कि वो इसकी रिवीजन में जा सके। सो इसलिए ये उस फोरेंसिक रिपोर्ट की बेसिस पे उनको दोबारा अब इस केस में उसके लिए रिवीजन दायर की गई है। ऑलराइट, एक ब्रेक ले रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, जो सीन बनता नज़र आ रहा है आपके अगस्त के 13 को आपकी हुकूमत का या 17 को जो भी टाइम है आपकी हुकूमत की मुद्दत पूरी हो जाती है, अभी तक तो हमारा पॉलिटिकल सीन सेटल्ड नहीं है, इकॉनमी बेड़ा गर्क हुई हुई है, IMF का पता नहीं है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? एज ए नेशन यू नीड टू हैव ए स्टेबल पॉलिटिकल सेटअप। नहीं, मेरा ख्याल है जैसे आपने बताया 13 को मियाद ख़त्म हो जाएगी, केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, नए इलेक्शन आ जाएंगे। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम अपनी जो बजट है और जो आने वाले 2-3 महीने हैं या 2 महीने हैं उसके अंदर कुछ ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएं कि लोग समझें कि आने वाले वक्त में उन्हें अगर वो हम पे एतमाद करें तो हम मुल्क को आगे लेके बढ़ सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो भी सियासी अमल तो यही है, आप आते हैं, आप अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं, आप लोगों को बताते हैं इसमें से क्या आपकी कारकर्दगी है और क्या बोझ है जो आप लेकर चल रहे थे पिछले वक्तों का। लेकिन बहरहाल हमने क़यादत अगर एक्सेप्ट की तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की और अब लोगों का काम है, ये लोगों का हक है कि उसको वो तराजू में तोलें। सर, जो 2018 में आप लोगों ने बजट दिया था वो अगस्त में जब PTI की हुकूमत आई तो उसको काफ़ी सारे स्टेप्स रिवर्स करने पड़े थे और ये नहीं था कि नून लीग ने पेश किए इसलिए रिवर्स किए क्योंकि इकनॉमिक रियलिटी ये थी कि 19 अरब डॉलर की करंट अकाउंट डेफिसिट थी, आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते थे, आपको सारा कुछ खींच के पीछे लाना था, इकॉनमी को स्लो डाउन करना था। फिजिकल साइड की भी यही सूरत हाल थी। अभी दोबारा आप उसी सिचुएशन नहीं, मेरा ख्याल है कि आप एक इलेक्शन बजट अनाउंस करेंगे जी, मेरा ख्याल है कि हुकूमत आएगी उसमें सारी चीज़ें रिवर्स मेरा ख्याल है बड़ा रिस्पॉन्सिबल बजट पेश किया जाएगा। मेरे ख्याल में इसमें 2 पहलू होंगे जो आपके सामने आएंगे। एक तो मेरा ख्याल है ये बड़ा रिस्पॉन्सिबल बजट होगा और मेरे ख्याल में आपको ये बड़ा हर जाविये से नज़र आएगा कि ये प्रो पुअर बजट आ रहा है। तो आपको जो दरमियाना तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनके हकूक़ के लिए, उनकी इकनॉमिक बेनिफिट के लिए आपको बहुत से प्रोग्राम नज़र आएंगे। आपको ज़राअत के लिए बहुत से प्रोग्राम, नए प्रोग्राम और क्रिएटिव प्रोग्राम नज़र आएंगे। आपको बहुत सी फाइनेंसिंग नज़र आएगी जिससे आपको पता चलेगा कि मुल्क की डायरेक्शन क्या है। मगर उसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ऐसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे कि इतने 1000 अरब इधर लगा दो और इतने 1000 अरब उधर लगा दो। शो पीस प्रोजेक्ट के लिए अरबों रुपए के ऐलान मेरा ख्याल है जी कि एक रिस्पॉन्सिबल, प्रो पुअर और प्रो एग्रीकल्चर बजट आपके सामने आएगा। शोएब साहब, जो बंदे PTI के छूटने के बाद दोबारा गिरफ्तार होते हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है और आमतौर पर जब तक वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो 2 जजेस ने कह दिया था कि आप जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो अपनी भी जान छोड़ो और हमारी जान भी छोड़ो, तो ये क्या मामला क्या है? लॉ में इसकी गुंजाइश मौजूद है? देखें, मैं समझता हूँ कि हमारा बड़ा सिंपल और मासूम कानून और इंसाफ को मेयार हमने बना दिया है। आपको ना वकील की ज़रूरत है, ना अदालत में जाने की ज़रूरत है, ना अपने गवाह ले जाने की ज़रूरत है, ना आपको एक्विटल की ज़रूरत है। सिंपल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप दूध के दूल्हे बन जाएं। और कई मिसालें आपके सामने हैं। शीरी मज़ारी एक दफ़ा रिलीज़ होती है, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, 5वीं दफ़ा उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। उसको बताना पड़ता है कि मेरी बेटी की मजबूरी है और उसकी बेटी को थाने में तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जो कि वकील है ख़ुद। और फिर जिन हालात में उसने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पार्टी छोड़ी और फिर आप उसके सामने बाकी लोगों को देख लें।
वही फवाद चौधरी साहब जो कौमी मुजरिम थे बकौल रियासत के, और वो एक दफ़ा 2 दफ़ा ज़मानत लेने के बाद और जिस तरह भाग के वो फिर अदालत में गए, और जब तक उसने अपने आप को क्लियरेंस नहीं कराई, यानी ट्विटर के ज़रिए पार्टी से नहीं अलग हुए, उसके ऊपर हर वक्त ख़तरा था। तो मुझे बताएं, फिर उनको VVIP बना के शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के लिए 3 घंटे जेल जाया जाता है। आखिर वो कौन है जो उनको लेके जाते हैं और वहाँ उनसे मुलाकात कराते हैं, और 3 घंटे जो मैं आप नहीं कर सकते वहाँ जाकर। और आपको पता है उसका पैगाम जो आमतौर पे तासुर यह PTI के हल्कों में कि वो पैगाम यह था कि माइनस इमरान के बाद शाह साहब पार्टी के चेयरमैन बनेंगे, तो उसके नीचे एक तहरीके इंसाफ जो बाकी बचेगी उसको ऑर्गेनाइज कर लिया जाए। मलिक साहब, मैं एक जो चीज़ ऐड करना ऐलान किया था, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने बाद में हमारी नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक इजाफत सिर्फ, बहुत से लोग जो हमारे वक्त में भी ऐलान कर सकते थे उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सख्तियाँ काटी हैं, मारे भी खाई हैं, काल कोठरी में मौत की भी रहे हैं, मगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं की। तो एक तरह से भी तो जी, मैं मेरी बात सुन लीजिए, मैं तो अभी देखिए, मैं तो 2000 ये पिछले जो इमरान खान साहब जो बाज़ एग्जांपल्स है ना, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी की है या एहसन इकबाल की है या मिफ्ता इस्माइल की है, इनके ऊपर तो केस भी कुछ नहीं था, बिला वजह इनको पकड़ के तो कोठरियों में, लेकिन इसके बावजूद किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सो दैट सेज अ लिटिल बिट अबाउट द पार्टी एज वेल। ये लेकिन आपकी 35 साल के बाद पार्टी यहाँ तक पहुंची है। जो 2002 में काफ लीग बनी थी तो उस वक्त एक ही रात में काम बदल गया था। हाँ ठीक है, उस वक्त इनके टोटल मेरा ख्याल है 15 पता नहीं 16 या 19 एक दफ़ा इनके रह गए थे और एक दफ़ा पीपल्स पार्टी, एक दफ़ा पीपल्स पार्टी, दोनों ने एक दफ़ा भुगत। लेकिन देखें अभी भी मुझे बताएं, मुसरत चीमा, जमशेद चीमा और बहुत सारे लोग वो कहते हैं कि जी वहाँ मौजूद थे। मुराद रास वो कहते हैं जी उसी दिन कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थे, या उनका जो पहले दिन वर्षन आया स्टेट का, जिसने तो जलाओ गिराव में हिस्सा लिया है वो फ़र्क कर लें। तो जो मॉब का हिस्सा थे उसको तखसीस करनी पड़ेगी। जो नारे नूरे मार रहे थे वो फ़र्क है, काम फ़र्क होना चाहिए। जिसने तोड़ा है, आग लगाई है, जिसने अंदर घुस के लूटा है, उसके। लेकिन सर बहावलपुर से लेकर अटक तक मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, एक केस में वो बाहर निकलते हैं, वहीं जेल के बाहर से उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसी भी थाने से वो बाहर निकलते हैं, अदालत उनको रिलीज़ करती है और अगले दिन उनको दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और कोई पता नहीं कहाँ लेकर गए हैं, किस मुकदमे में ले गए हैं। कई दिन तो सिर्फ ये पता चलता है, मैं जो इन राब्ते में हूँ ILF के, यानी जो उनकी लीगल टीम के लोग हैं, कोई पता नहीं होता कि किस थाने में ले गए हैं, कौन से मुकदमे में हैं, किसी से कोई बात नहीं कराई जाती, सिर्फ वो गाड़ियों में डालते हैं जेल के बाहर से लेके चले जाते हैं। बहुत मुतनाज़ है, जैसे इमरान रियाज है, वो उसका अभी तक मालूम नहीं है, और समी इब्राहिम का अभी तक नहीं पता चला कि कौन लेकर गए थे। वो तो वापस आ गया, यही शुक्र है कि वापस आ गया। तो इमरान रियाज को भी वापस घर भेजने, अल्लाह करे आ जाए, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कौन उनको लेकर गए। डॉक्टर अनुष, ये जो डॉक्टर यास्मीन है या बाकी खवातीन है, आपके पास क्या ऐसी एविडेंस है कि इन्होंने जलाओ गिराव में हिस्सा लिया? आप बात कर रहे हैं कि जो भी, जिस तरह आपने इनसे बात पहले भी की है, कि जिनका जो रोल होगा वो पूरी तफ्तीश में सामने आएगा, उसके मुताबिक उनको चार्ज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो सेक्शन में अगर किसी FIR में सारे सेक्शंस लगे हुए हैं तो वो हर एक की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे जो बिल्कुल हाउस के जिना हाउस के अंदर गया है उसके लिए और सेक्शन होगा, बिकॉज दे ट्रेस पास्ट, वो और सेक्शन है। जो बाहर थे उनके लिए और सेक्शन है, जो सिर्फ नारेबाजी कर रहे थे उनके लिए डेफिनेटली। क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ट्रेस पासिंग की? देखिए अभी अगर इफ़ आई टेल दिस ऑन नेशनल TV, सो अभी तो प्रोसेस एक चल रहा है इन्वेस्टिगेशन का। वो तो आप देखिए, हमारा प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी ओपन, दैट इज़ गोइंग टू बी इन द कोर्ट एज वेल। सो हम उसके बारे में क्या साराइयाँ करने के बजाय, या आप जो परसेप्शन हम लोग कर रहे हैं क्रिएट सारे आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के भी, बिकॉज देयर आर सर्टन थिंग्स विच कैन नॉट बी डिस्कस्ड ऑन द TV बिफोर प्रेजेंटिंग इन द कोर्ट। सो कोर्ट में प्रेजेंट होने के बाद सारी चीज़ें और एविडेंस के मुताबिक ही होगी ना, बिकॉज हम तो कुछ छुपा के नहीं करेंगे कुछ भी। इन्वेस्टिगेशन इज़ ओपन और वो सबसे डिस्कस की जाती है, वो ओपन कोर्ट में आती है, जजेस सुनते हैं और उसके बाद फैसला देते हैं। और जैसे जो भी एविडेंस होगा वो जो एविडेंस बनाई जाएगी और उनको प्रेजेंट किया जाएगा कोर्ट के सामने, और जैसे उसके मुताबिक जजेस ऑर्डर देंगे, डेफिनेटली दोज ऑर्डर्स वुड बी फॉलोड। डॉक्टर अनुज, जो अभी तक जो सूरत हाल है, जो बाज़ ऐसे ख़वातीन हैं जो मुमकिन तौर पर उस मॉब का हिस्सा थी, जो GHQ की तरफ गया, जो कोर्ट कमांडर हाउस की तरफ गया या बाकी जगहों पर गया, लेकिन अभी तक मुझे किसी से वो क्लिप या ऐसी एविडेंस नहीं मिली कि इनमें से बाज़ ख़वातीन उस बिल्डिंग को तोड़ने में, लूटने में, जलाने में या उसके अंदर घुस के कुछ तोड़ फोड़ करने में मुलव्वस थी। तो यहाँ एक डिस्टिंक्शन हमें ड्रॉ करनी चाहिए और उस पर नरमी, मैं तो इस्तदा ये करता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं तो कहता हूँ उनसे नरमी करें, क्योंकि ख़वातीन है, ख़वातीन से नरमी करनी चाहिए।
डेफिनेटली जैसे आपकी सिंपथीज़ उनके साथ है, पंजाब पुलिस की भी सिंपथीज़ एज बीइंग फीमेल्स उनके साथ डेफिनेटली हैं, और जितना उनको जो रोल उनका सामने आएगा डेफिनेटली वो होगा। लेकिन आप थोड़ा सा आई वुड से हियर कि थोड़ा सा वो एंगल भी देखें जिस मॉब ने ये सब कुछ किया है, बिकॉज हमारे 53 पुलिस ऑफिसर्स इंजर्ड हैं, हमारे डीआईजी ऑपरेशन इंजर्ड हुए हैं। आई जस्ट चेक्ड ऑन हिम टुडे, ही इज़ नियर टू लूज हिज आई साइट। थोड़ा सा चीज़ों को मेरे ख्याल से बैलेंस आउट करने की भी ज़रूरत है। अगर सिर्फ एक ही वर्जन को लेके चला जाएगा, और मीडिया इज़ ऑफ कोर्स अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन टू मैसेज, सो अगर हम इसको थोड़ा सा बैलेंस आउट करेंगे तो थिंग्स वुड गेट बेटर रादर दैन जस्ट क्रिएटिंग वन काइंड ऑफ परसेप्शन अबाउट कि इनके साथ ज़्यादती हुई है। ज़्यादती इदारों के साथ भी हुई है, उसमें सारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, हमारी पुलिस की गाड़ियाँ चलाई गई हैं, थाने चलाए गए हैं, अलॉन्ग विद जिना हाउस एंड ऑल, जो फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया है। तो इतना वैंडलिज्म, इतना वायलेंट मॉब था वो, उसको हैंडल करने से लेके ऑनवर्ड्स जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करना, आपको लगता है वुड इट बी ईजियर फॉर अस टू इन्वेस्टिगेट देम? हमसे वो कोऑपरेट करेंगे? वो हमें पता है कि हम जिस तरह से चीज़ों को, लेकिन हमारा काम है फेयर इन्वेस्टिगेशन करना, और इन्वेस्टिगेशन फेयर ही होगी एंड दैट वुड बी ऑन द रिकॉर्ड। आपको वीडियो नहीं मिली, आप कुछ देर वेट कर लें, एविडेंस वुड बी क्रिएटेड, और जो PFSA की रिपोर्ट आ जाएगी हम उसको करेंगे। बिकॉज अगर मैं ये कहूँगी ना कि ये इस बंदे की वीडियो है, दैट इज़ नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट, येस, बट अगर PFSA कहती है, वो सर्टिफाई करती है, दैट इज़ एडमिसिबल एविडेंस इन द कोर्ट। सो वो आपको देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई आई वुड से कि थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन साइड को आगे जाने दें, और ये अपना कोर्स पूरा करेगी तो डेफिनेटली आप लोगों को सारी सवालात के जवाब भी आ जाएंगे। एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू टू बैलेंस आउट द थिंग्स, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा वायलेंट मॉब और बहुत वायलेंट लोग हमने इसमें देखे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है, एंड वी विश एंड प्रे दिस थिंग नेवर गेट्स रिपीटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान अगेन। डॉक्टर अनूश रहमान, SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर, बहुत शुक्रिया। आप ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, आपकी मौजूदगी में हम ऑयल के ऊपर तो सवाल आपसे ज़रूर करेंगे। रशियन तेल आपने एक आस दिलाई हुई है कौम को कि आने वाला है, वो कहाँ पहुँच गया? जहाज़ अभी तक आया जी, बस एक आध हफ्ते की बात है, और इंशाल्लाह उसका बाकायदा ऐलान करके आपको बताएंगे। आप कह रहे थे कि ओमान पहले जाएगा, तो ओमान कब तक पहुँचेगा? मेरे ख्याल में कुछ दिन में पहुँच जाएगा। हमें थोड़ी सी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर डिले आया है, स्वेज़ कैनाल के जो पैसेज है उसमें थोड़ा जहाज़ जो है वो डिले हुआ है, मगर अब इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन के अंदर अगर 1-2 रोज़ में ओमान आ जाता है तो उससे 1 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान जी हाँ 1-1.5 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। और आपका ये पहला ऑर्डर है, 1 लाख बैरल है या परहैप्स जितना भी है, तो इसके बाद 1 लाख टन है, तो इसके बाद अभी तो फ्लो आएगा, तो फिर कीमतों में फ़र्क होगा। जी बिल्कुल। आपने फर्दर ऑर्डर्स प्लेस किए हैं? जी, हम उनसे नेगोशिएशन कर रहे हैं कंटिन्यूसली। अभी वो जो पहला एक रिफाइनरी से शुरू करेंगे PRL से, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दीगर रिफाइनरीज के अंदर उसको एक्सपैंड करते जाएंगे। और कीमतों के ऊपर कितना इसका कमी का असर पड़ सकता है? काफ़ी सिग्निफिकेंट इंशाल्लाह। लाइक अगर इंटरनेशनल मार्केट में नहीं, वो नहीं, मैं आपसे एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं पूछूंगा, लेकिन 20-25% की कमी लोगों को मिलेगी। बड़ी क्लियर सी बात है कि अगर सस्ता खाम तेल आएगा तो सस्ता तेल बनेगा, और सस्ता तेल बनेगा तो लोगों को हमारे एनर्जी मिक्स में उसके इजाफे जब होता है, रशियन तेल आता है तो उससे लोगों को 20-25% कीमतों में कमी मिलेगी। 18% तेल जो हमारी प्रोडक्ट है तकरीबन 18% के करीब, वो डिस्काउंटेड प्राइस पे आ रही होगी, तो उसका जो फ़ायदा है वो आवाम तक। अच्छा, टोटल अगर हमने 100 खरीदना है तो उसमें 18 जो है वो सस्ता आ रहा होगा, तो वो मिक्स के अंदर शामिल होकर फिर आप उसका इम्पैक्ट पास ऑन करेंगे। सर, इकॉनमी के ऊपर भी कोई खबर देते हैं आप? तो वकीलों वाली, लॉ वाली बातें, डराने वाली बातें करते हैं। इकॉनमी के ऊपर क्या ये कोई अच्छा बजट दे देंगे? देखिए, बज़ाहिर मुमकिन नहीं है कि अगर हम ये देखें कि रिज़र्व हमारे पहले नहीं है, LC खुल नहीं रही, आपका मैक्सिमम आपके कारखाने बंद हो गए हैं, और अगर जो बेरोज़गारी है वो इतनी बढ़ रही है, फूड इन्फ्लेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आम आदमी ने रोटी तो खानी ही खानी है ना, खाना तो खाना है ना 2 वक्त का, तो ये 2 वक्त की बजाय 1 वक्त में आ जाएंगे। सर, इस वक्त तो वैसे जितनी सियासी जमातें हैं ना, सारी एक बात के ऊपर, सिर्फ एक बात के ऊपर, लोगों को खाना पीना रोटी वो मैसर आ जाए, उसके ऊपर इतफाक कर लें, बाकी अपनी सियासत जितनी मर्जी करें। ठीक बात, तो मैं एग्री करता हूं, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खिदमत। मैं आपसे एग्री करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, इस वक्त इनके गवर्नमेंट बैठी हुई है, ज़राअत को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, जो कि इस वक्त बुनियादी चीज़ है, पूरी तवज्जो पहले उस पर करें। कम से कम हमारे पाकिस्तान जो कि ज़राई मुल्क है, अपने लिए कम से कम जो फूड की जो ज़रूरियात है वो तो हम अपने मुल्क में पूरी कर लें ना। कॉटन सोइंग बेल्ट में गन्ने उगाने बंद कर दें। जिस दिन हमने ये काम कर लिया ना, उस दिन हम सही हो जाएंगे। शोएब शाहीन साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आपका सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।